हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हो सकता है इसमें से कोई आपके एग्जाम में आ जाए। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, ठीक है। प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, मतलब प्रजनन करना मतलब फिर पौधा दूसरा पौधा को उत्पन्न करता है, प्रजनन रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर है पॉलिनेशन। परागण के द्वारा ही पौधा प्रजनन करते हैं। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, पराग के कण होते हैं जो मेल पार्ट के होते हैं, वह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को जो कि नोन एज एंथर, उसमें फीमेल पार्ट होता है, वो उसमें चला जाता है। और ये एंथर जो होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसे हम कहते हैं एंथर। और वहां से परागकण फीमेल पार्ट में चला जाता है, पौधा का जो फीमेल पार्ट होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, उसमें चला जाता है और इस तरह से पॉलिनेशन होता है। आफ्टर पॉलिनेशन प्रोसेस द फर्टिलाइज्ड फ्लावर्स, क्या होता है कि इसमें सीड्स आते हैं और बीज से फिर प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। तो पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। विंड पॉलिनेशन इज डन थ्रू इंसेक्ट्स, विंड, बर्ड्स, वाटर, किसी भी तरह से बीज बहकर चले जाते हैं, उससे फिर नए पौधे आते हैं। और कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो है ना, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है, उसमें वाटर वेपर जो पानी का भाप होता है वो एयर में जाकर, हवा में जाकर लिक्विड वाटर में बदल जाता है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड जब वेपर में बनता है जाता है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? Which of the following metal is most polluting the water? या which of the following is the metal that pollutes the water most, है ना, जो पानी को सबसे ज्यादा दूषित करती है। तो हमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर्सेनिक, सीसा, लेड, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसमें जो है, इसका आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक सबसे ज्यादा पानी को पॉल्यूट करता है। आर्सेनिक जहरीला भी कर देता है पानी को। अगला है क्वेश्चन कि which of the following fuels has the highest calorific value? Which of the following fuels has the highest calorific value? तो इसमें जो भी हमारा है, कोक, स्टोन कोल, नेचुरल गैस, वुड, तो इसमें से सबसे ज्यादा उष्मीय मान जो होता है, सबसे ज्यादा गर्म जो होता है, वो होता है नेचुरल गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस में कौन सी थीम, अच्छा पहले उस क्वेश्चन का हम पहले उसको डिस्कस कर ले, तब फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस में है? तो नेचुरल गैस में है। कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू
जो होता है वो हीट एनर्जी होता है, जो किसी भी फ्यूल में प्रेजेंट होता है और वो किसी उसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है स्पेसिफाइड क्वांटिटी में। जब किसी कांस्टेंट प्रेशर और नॉर्मल कंडीशन दिया जाता है तो पूरी तरह से कंबशन हो जाता है, तो इसको कैलोरीफिक पावर कहा जाता है। उसी को कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट होता है उसको हम बताते हैं किस चीज से, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए कैलोरिक वैल्यू को कैलोरीफिक सॉरी क्वेश्चन बदल गया था। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ना उसको हम कैलोरीफिक पावर भी कहते हैं। कैलोरीफिक पावर भी कहा जाता है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस चीज में बताते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है केजे और केजी। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एफिशिएंसी होता है, वो अपनी इसकी एफिशिएंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ना वो हाइड्रोजन गैस का होता है। अगला क्वेश्चन पे हम चलें। प्रथम पर्यावरण दिवस में कौन सी थीम ली गई थी? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसको हम कहते हैं पर्यावरण दिवस में पहला जो फर्स्ट डे ऑफ द एनवायरनमेंट डे कब कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? फर्स्ट एनवायरनमेंट डे जो था ना वो फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट का, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हुआ था ना उसमें वो थीम जो लिया गया था ह्यूमन एनवायरनमेंट का, ये फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पर हुआ था उसमें जो थीम लिया गया था उसका थीम था ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ठीक है ये। और 2021 का 2021 का जो थीम था ये ओनली वन अर्थ, ये 1972 में हुआ था। उस समय स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ था, फर्स्ट डे में इसको ये थीम बनाया गया था। तो आंसर तो हमारा हो गया बी। लेकिन 2020 ये 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ। और फर्स्ट जो एनवायरनमेंट डे में था उसमें भी फर्स्ट वर्ल्ड का थीम था, थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 में था 2021 का थीम था इकोसिस्टम रिजोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 का ये 2021 का थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का थीम है। और ये जो है ओनली वन अर्थ कब लिया गया था? ये लिया गया था 1972 में फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है Euphorbiaceae, which crop belonging to the family of Euphorbiaceae
is known for producing biodiesel? यूफोरबियासी परिवार से संबंधित कौन सी फसल बायोडीजल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है कॉपर लीफ, जेट्रोफा, मोमबत्ती का पेड़, कैंडलनट ट्री, सर्पगंधा। तो इसका आंसर है जेट्रोफा। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे कि जेट्रोफा है क्या। आंसर इज जेट्रोफा। बायोडीजल होता क्या है? बायोडीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा का प्रयोग होता है। तो ये बायोडीजल है क्या? बायोडीजल एक वैकल्पिक फ्यूल है, ईंधन है, वैकल्पिक ईंधन है, ईंधन। ये बायोडीजल जो है एक वैकल्पिक ईंधन या ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। जो कि कन्वेंशनल या फॉसिल डीजल के कन्वेंशनल और फॉसिल डीजल जैसा है। ठीक है। बायोडीजल वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट बेस्ड डीजल फ्यूल है। ये बायोडीजल जो है ये क्या चीज है? वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट पर आधारित फ्यूल है, बेस्ड डीजल फ्यूल है। ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? ये डीजल इंजन में होता है। कन्वेंशनल डीजल जो है उसके जगह पर यूज होता है बायोडीजल। ये वेजिटेबल ऑयल से बन सकता है डायरेक्टली, एनिमल ऑयल से बन सकता है और वेस्ट कुकिंग ऑयल से बन सकता है। ये प्रोसेस जो है ना कि इस ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये ऑयल को वेजिटेबल ऑयल्स to convert vegetable oils into biodiesel जो होता है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहते हैं। अब जेट्रोफा क्या है? जेट्रोफा एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये फूल का पौधा है और इसका स्टेम जो है ना वो बास्केट बनाने के काम में आता है और जो इससे तेल निकलता है, ऑयल जो निकलता है वो बायोडीजल में उससे बनता है। इसका जो तना है उससे बास्केट बनता है और जो इससे तेल निकलता है उससे बायोडीजल बनता है। मलेशिया में पाम ऑयल, यूएस में सोयाबीन और यूरोपियन नेशन में सनफ्लावर सीड्स का प्रयोग करके बायोडीजल बनाया जाता है। लेकिन भारत सरकार ने जेट्रोफा प्लांट को यूज किया बायोडीजल को बनाने के लिए। तो दिसंबर 2009 में नेशनल बायोडीजल मिशन जो है, नेशनल बायोडीजल मिशन जिसको NBMB कहा जाता है, NBM ने जेट्रोफा को आइडेंटिफाई किया। जेट्रोफा को आइडेंटिफाई किया कि ये सबसे सुटेबल ट्री है जो कि इस ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स है जो कि बायोडीजल के लिए यूज किया जा सकता है। और इसमें ये क्या है कि ये बायोडीजल ब्लेंड में, मतलब बायोडीजल में 20% मिलाया जा सकता है कन्वेंशनल डीजल में। इसका 2017 तक ये सोचा गया, उस समय 2009 में ऐसा सोचा गया और ऐसा आइडेंटिफाई किया गया जेट्रोफा को और ये डिसाइड किया गया कि बाय द एंड ऑफ 2017 20% ऑफ ये जेट्रोफा से जो डीजल बायोडीजल बन रहा है इसको हम कन्वेंशनल डीजल में के साथ यूज कर सकते हैं। कैंडलनट ट्री क्या होता है? मोमबत्ती का पेड़ क्या होता है? यह एक ट्रॉपिकल ट्री है जिसका सीड्स जो होता है ऑयली होता है। इसके बीज ऑयली होते हैं और ये मोमबत्ती बनाने के काम में आते हैं।
और कॉपर लीफ क्या है? कॉपर लीफ एक हाउस ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट है जो कि घर में लगाया जाता है। और सर्पगंधा क्या है? ये मेडिकल प्लांट है जो कि सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्पगंधा का सिजोफ्रेनिया में जो लोग अवसाद में चले जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो जानवर रात में जागते हैं वो रात में किस रंग की वस्तुओं को देखते हैं? किस रंग के? उनको जो रात में जागते हैं उन्हें वस्तु किस रंग के दिखते हैं? तो जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें जो सारी वस्तु जो भी चीजें दिखती हैं वो काला और सफेद केवल दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट। आंसर ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है। कुछ एनिमल जो होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दिन में एक्टिव होते हैं, कुछ रात में एक्टिव होते हैं। तो जो रात में एक्टिव होते हैं, रात में एनिमल्स एक्टिव इन नाइट, उसको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उन्हें नॉकटर्नल एनिमल्स कहा जाता है। नॉकटर्नल एनिमल्स, इसमें क्या क्या है? नॉकटर्नल एनिमल्स में है चमगादड़, बैट्स, डेजर्ट रैट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, उल्लू इत्यादि। और जो डेजर्ट में रहते हैं वो नेक्टर्नल ही होते, रात में जगते हैं ताकि वो दिन के हीट को अवॉइड करने के लिए। और जो एनिमल रात में जगते हैं, जो डे में जो रात में जगते हैं तो वो उनको चीजें काला और सफेद ही दिखता है। और उनके आई का मॉडिफिकेशन ऐसा होता है, कैसा मॉडिफाई होता है कि उनके प्यूपिल्स जो होते हैं आंख के वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो नाइट विजन जो देता है एनिमल्स को, उसमें एक तो उनके प्यूपिल्स बहुत बड़े होते हैं और उनका जो एनिमल्स का जो सेल्स होता है वो 25 रॉड सेल्स होता है, फोटो सेंसिटिव सेल होता है जो कि कलर को डिटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये उन्हें काला और सफेद दिखता है। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन का हम लोग जानते हैं कि बहुत गर्म करता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है और वो बहुत महंगा भी मिलता है। तो किससे बनता है अंगोरा ऊन? तो अंगोरा हेयर जो है ना, या अंगोरा फाइबर जो है वो जिससे कोट बनता है वो रैबिट के फर से बनता है। ठीक है। तो ये इसीलिए उसका नाम ये सेम है। जो अंगोरा फाइबर क्या है, वो मोहर से अलग होता है। मोहर भी एक ऊन का वैरायटी है जो कि अंगोरा गोट से आता है। मोहर जो आता है ना, वो मोहर जो आता है वो अंगोरा गोट से आता है और अंगोरा ऊन जो है वो अंगोरा रैबिट से आता है। और ये कश्मीरी से अलग होता है, कश्मीरी फाइबर से अलग होता है। कश्मीरी जो फाइबर आता है वो कश्मीरी बकरों से प्राप्त होता है, कश्मीरी गोट से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या जाना कि अंगोरा गोट से जो अंगोरा वूल अंगोरा रैबिट से आता है, ये फाइबर बहुत महीन होता है और इसका इफेक्ट जो होता है वो उसके चारों ओर दिखता है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है और ये शाइनी क्वालिटी क्रिएट करता है। अंगोरा हेयर और अंगोरा फाइबर से जो कोट बनता है वो बहुत मुलायम भी होता है, इसलिए उसका नाम अंगोरा कहा गया है, अंगोरा फाइबर। अब मोहायर फाइबर जो होता है वो अंगोरा गोट से मिलता है, बकरे से मिलता है जो हमने बताया, और ये अलग होता है। और कश्मीरी जो फाइबर आता है वो कश्मीरी गोट से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में
जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो बायोस्फीयर क्या होता है? यह एक सरफेस ऑफ अर्थ का वो पोर्शन बायोस्फीयर होता है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिसमें जीवन रहता है, मतलब जीवित, इसमें जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, जिसमें हम लोग रहते हैं, सभी जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं? लैंड, वाटर, एयर, सब चीज होता है जो कि आदमी जानवर सबके जीने के लिए जरूरी होता है। वो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या बताता है? जिसमें कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी होता है, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होते हैं, अलग अलग के प्रजाति के लोग होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। तो हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें बहुत तरह का डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे तरह के जीव जंतु रहते हैं, बहुत तरह के वातावरण पाए जाते हैं, पहाड़, पौधे, नदी, नाले, सारे तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी है इसमें। क्या है कि एक स्पेसीज जो है उसका जेनेटिक लेवल अलग अलग होता है, मतलब कई तरह के उससे मतलब जीन की वजह से उसमें विविधता पाई जाती है। फिर स्पेसीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? मतलब जीन की डाइवर्सिटी से हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या है? इसमें स्पेसीज लेवल पर होता है। जैसे वेस्टर्न घाट का एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से ज्यादा होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है? इकोसिस्टम में डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, अल्पाइन, ये सारी तरह की जो जैव विविधता है, जो अलग अलग धरती की विशेषता है, ये भी इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ब्राजील ही एक ऐसा देश है जिसमें कि वर्ल्ड का ओवरऑल स्पेसीज 1/10 ऑफ वर्ल्ड का ओवरऑल स्पेसीज पाया जाता है। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का बायोडाइवर्सिटी जो है ये इसका 1/10 है, इसका 30th लेवल है। और इंडिया का 8 है और इंडिया का 8th है और इसका वेरी लो है। तो इसका 13th है, 38 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्राजील, जो कि पूरा दुनिया का क्या है कि वर्ल्ड का ओवरऑल स्पेसीज का 1/10 ब्राजील में पाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन उनका दो एनवायरमेंटल इशू है जो कि इंटरनेशनल कंसर्न है, लोगों का, पूरे वर्ल्ड के लोग इसके प्रति सजग है। अगला है क्वेश्चन, खेजड़ी गांव किसके नजदीक है? खेजड़ी या खेजरली, खेजड़ी जो है ना एक गांव है जो जोधपुर के नजदीक है, राजस्थान में है और जोधपुर के नजदीक है। ये जोधपुर से 26 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। ठीक है। और यहाँ खेजड़ी ट्री बहुत पाया जाता है। खेजड़ी ट्री की वजह से इसका नाम गांव का खेजड़ी विलेज हो गया है, क्योंकि किसी समय में खेजड़ी ट्री यहाँ बहुत तायत से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वो क्वेश्चन रह गया, मैं यहाँ लिखती हूँ वो क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ओके, वो क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका ना ऑप्शंस दिया हुआ था, इसमें क्या था कि किस चीज की कमी से होता है। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ना, ये मेथेमोग्लोबिन
नेमिया मतलब उसकी कमी से होता है। और ये सिंड्रोम में क्या होता है कि बेबी का स्किन ब्लू हो जाता है, और जब होता है जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तब बच्चे का रंग नीला पड़ जाता है। इससे ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है और ऐसे बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।